आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसमें से दो नदियों को तो आप बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे, गंगा और यमुना। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, जहाँ पर आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। यहाँ का मलाई मक्खन साथ में लस्सी काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ पर स्मारक भी है, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी जब उनकी जंग चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनकी बंदूक में एक ही गोली बची हुई थी। और शाम के समय तो इसकी खूबसूरती का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो गंगा आरती को अटेंड करने के बाद दोस्तों आप इस मंदिर में जरूर जाइएगा, जहाँ की सब्जी कचौड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ प्रयागराज, जो कि एक धार्मिक नगरी होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक नगरी भी है। वो तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ पाएंगे कि यहाँ पर ऐतिहासिक क्या क्या स्थान है घूमने लायक। क्योंकि इस वीडियो में आपको जितने भी यहाँ पर ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस हैं आसपास की या फिर थोड़ी दूर दूर की, वो सभी मैं कवर करने वाला हूँ और घुमाने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊँ किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्या क्या माध्यमों से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, यहाँ पर रुकने और खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन से ऑप्शन बजट फ्रेंडली हैं और कौन से लग्जरी वाले ऑप्शन हैं। मतलब प्रयागराज से रिलेटेड पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। तो भैया मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हर हफ्ते मैं कहीं ना कहीं से रिलेटेड ट्रैवलिंग गाइड डालता रहता हूँ और ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो आपको हर हफ्ते मेरी वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी। साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे लिख कर आ रही है, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं कहीं भी घूमने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले अपडेट उसी पर डालता हूँ। तो अगर आप मुझे उस पर फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है। अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, किस तरीके से मैं अपने बैग्स वगैरह पैक करता हूँ, कहीं घूमने के लिए जाने के लिए किस तरीके से प्लानिंग करता हूँ, तो आप मुझे मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में अंत तक, ताकि आपको प्रयागराज से संबंधित और इलाहाबाद से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप किन किन माध्यम से प्रयागराज या फिर इलाहाबाद पहुँच सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ का बस स्टैंड है, जहाँ से आपको ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ से बस अवेलेबल हो जाती है। यानी कि अगर आप कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर दिल्ली वगैरह से भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको बड़े आराम से बसेस की सर्विस मिल जाएगी। और इस बस स्टैंड के सामने यहाँ पर शहीद बॉल भी है, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको घूम सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो ट्रेन के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रयागराज का ये रेलवे स्टेशन है। वैसे तो यहाँ पर 3-4 रेलवे स्टेशन छोटे छोटे और हैं, लेकिन ये जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ का स्टेशन कोड आपको नीचे नज़र आ रहा है। और जितनी भी ट्रेन दोस्तों दिल्ली से हावड़ा वाले रूट पर चलती हैं वो यहीं से होकर जाती हैं। तो काफ़ी बड़ा ये रेलवे स्टेशन है। मतलब कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं उनसे यहाँ तक के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप चाहें तो दिल्ली या फिर आगरा आ सकते हैं, वहाँ से आपको ट्रेन यहाँ के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं। प्रयागराज में खुद का एयरपोर्ट भी है, लेकिन यहाँ का एयरपोर्ट त्रिवेणी संगम से लगभग 10-12 किलोमीटर के आसपास होगा। तो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको वहाँ से डायरेक्ट बस या फिर 4 व्हीलर की व्यवस्था मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के लिए एक वाटरवे प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की जा चुकी है, जिसके थ्रू आप पानी के माध्यम से भी प्रयागराज पहुँच सकते हैं वाराणसी और हल्दिया जगह से, जो कि गंगा नदी के रास्ते आपको बोट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। खैर अभी ये प्रोजेक्ट रनिंग में है, मतलब इस फैसिलिटी को अभी शुरू होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। वैसे तो प्रयागराज और इलाहाबाद की मैं जितने भी घूमने लायक स्थान इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो सभी आप मात्र एक दिन में ही घूम सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कहीं रुकना हो तो प्रयागराज में कई सारी बजटेड धर्मशालाएं भी अवेलेबल हैं, जैसे कि श्री मारवाड़ी अग्रवाल धर्मशाला और जैन मंदिर एंड धर्मशाला, जहाँ पर मात्र 300 रुपये से डॉर्मेट्री और 700 रुपये से रूम्स की शुरुआत हो जाती है रुकने के लिए। इसके अलावा दोस्तों प्रयागराज जंक्शन के ही लास्ट प्लेटफॉर्म पे आपको स्लीपिंग पॉट्स की व्यवस्था भी मिल जाती है, जिसके आवरली चार्जेस आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो अगर आपकी ये बजट में फिट बैठता है तो आप चाहे तो यहाँ पर अपना स्टे कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ की एक खास बात ये है कि अगर आपके पास PNR नंबर नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर अपना स्टे कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ के बस स्टैंड या फिर आसपास के कई जगहों पर बस्टेड और लग्जरी होटल्स की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप चाहें तो रुक सकते हैं। अब जब दोस्तों यहाँ पर रुकने की बात हो गई तो खाने पीने की बात भी कर लेते हैं। वैसे तो इस वीडियो में आपको जैसे जैसे हम टूरिस्ट प्लेसेस आपको दिखाएंगे, वहाँ पर आसपास में जो भी फेमस रेस्टोरेंट्स या फिर फूड की शॉप्स स्टॉल्स वगैरह होंगे वो भी मैं आपको दिखाता चलूँगा, ताकि वो आपसे मिस ना हो जाएं। लेकिन इसके अलावा यहाँ के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास आपको बाटी चूरमा, पुलाव, वेज कबाब, साथ में नमकीन मिक्स की काफ़ी सारी स्टॉल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको टेस्ट करने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बीच बीच में कई सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो कि फेमस हैं वो मिलते जाएंगे आपको, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे घुमाता चलूँगा। अब दोस्तों अगर आप इलाहाबाद या फिर प्रयागराज आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो आ जाना है त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर तीनों नदियों का
मिलन का स्थान बना हुआ है। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसमें से दो नदियों को तो आप बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे, गंगा और यमुना, लेकिन सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है तो वो दिखाई नहीं देती हैं। और वहीं पर पीछे आपको डुबकी लगाने के लिए पॉइंट भी मिल जाए, जिसके लिए यहाँ पर 14 अलग अलग जगहों पर घाट बने हुए हैं, जिसमें से आपको हर घाट से बोट की व्यवस्था मिल जाती है डुबकी लगाने वाले पॉइंट तक जाने के लिए। अगर आप उस पॉइंट पर जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी आंखों से बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे गंगा और यमुना नदियों का मिलन होते हुए या फिर संगम होते हुए। बात करें संगम पॉइंट तक पहुँचने की, तो बोटिंग की अलग अलग रेट रहती है। मिनिमम प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 50 रुपये 40 रुपये से प्राइस की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा हो सकता है वो आपसे चार्ज ज़्यादा मांगे तो आप बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये चार्ज उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने लोग एक बोट में जा रहे हैं, तो वो आपको देख लेना है। जहाँ पर संगम पॉइंट बना हुआ है वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। जब आप स्नान करें तो वहाँ पर आपको 3 डुबकी लेनी पड़ती हैं। खैर, उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी है, जहाँ पर मैंने पूरी जानकारी रखी है किस तरीके से आपको कुंभ में स्नान करना है। अगर आप कुंभ के मेले में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं या फिर स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो आपको कैसी क्या व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी। मतलब पूरी डिटेल गाइड आपको कुंभ 2025 से रिलेटेड उस वाली वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ पर स्नान करने से पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको स्नान करने से रिलेटेड भी डिटेल में जानकारी मिल जाए। फिर चाहे आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हो, अगर आप यहाँ पर सोलो ट्रैवल भी कर रहे हैं यानी सिंगल भी आ रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर स्नान करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बोट का चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, 100-150 रुपये, वो आपकी बार्गेनिंग पर डिपेंड करता है। बोट वहाँ तक जाएगी, बैग वगैरह आपका बोट में रहेगा। स्नान करने का जो पॉइंट है वहाँ पर आप स्नान करके बाहर आएंगे, आप अपने कपड़े वगैरह चेंज करिए और बोट आपको वापस से घाट पर छोड़ देगी। अगर आपको यहाँ पर भूख लगती है तो काफ़ी सारे स्टॉल्स और स्ट्रीट फूड वगैरह की शॉप्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप समोसे, पकौड़े, जलेबी का आनंद ले सकते हैं। और त्रिवेणी संगम से ही कुछ दूरी पर आपको यहाँ का किला भी नज़र आ जाएगा, जैसे प्रयागराज का किला या फिर इलाहाबाद का किला या फिर अकबर का किला के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप त्रिवेणी संगम पर जल वगैरह भरना चाहते हैं तो जैसे कि आप लोगों को मेरे पीछे स्टॉल वगैरह नज़र आ रही है, इस तरीके से जगह जगह पर काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ से आप खाली कट्टी वगैरह ले सकते हैं। अगर आपके पास जल भरने की कोई भी व्यवस्था नहीं है तो, जो कि आपको 10, 20, 30 रुपये, 50 रुपये में अवेलेबल हो जाती है, जितनी बड़ी आप कट्टी लेते हैं। तो आप त्रिवेणी संगम पर जब स्नान करने के लिए जाएँ तो वहाँ पर जाकर आप जल वगैरह भर सकते हैं और अपने साथ में ले जा सकते हैं। और अगर आप नाव से संगम पर नहीं जाना चाहते तो आप चाहें तो गंगा नदी की तरफ जो घाट बने हुए हैं वहाँ से भी गंगा जल भर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरी तरह ही अकेले घूम रहे हैं तो आप चाहें तो शाम को मेरी तरह ही गंगा घाट पर आ सकते हैं, जहाँ पर शाम के समय गंगा आरती होती है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और गंगा आरती अटेंड करने के बाद आप चाहें तो गंगा घाट की तरफ से गंगा जल भर के ले जा सकते हैं। मैं महाकुंभ 2025 से कुछ समय पहले यहाँ पर यानी कि प्रयागराज में आया था, तो यहाँ पर कई सारी जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कई सारे मंदिरों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कई सारे मंदिर मुझे बंद भी मिले। लेकिन मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि किस जगह को घूमने के बाद आपको आगे कौन सी जगह पर जाना है, ताकि आपका ट्रैवलिंग का टाइम बच जाए और आप आराम से पूरा प्रयागराज घूम पाएँ। और हाँ, आप जब आगे कभी प्रयागराज में घूमने के लिए आएंगे तो सभी जगह आपको बेहद खूबसूरत देखने वाली है, क्योंकि तब तक कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ का पूरा हो चुका होगा। आप प्रयागराज के किले को या फिर बोलूँ तो अकबर के किले को बाहर से तो देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर आर्मी का बेस कैंप बना हुआ है। लेकिन किले के अंदर का कुछ भाग सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, जहाँ पर पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप इनको घूमना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पातालपुरी मंदिर जमीन के नीचे बना हुआ है और यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम और सीता माता ने अपने वनवास के दौरान पूजा की थी। और पुराणों में आपने अक्षय वट के बारे में जरूर सुना होगा। जब समस्त पृथ्वी प्रलय के दौरान जल में डूब गई थी तो यह वही अक्षय वट है जो कि जल में नहीं डूबा था। इसके बाद दोस्तों, आप आ सकते हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, जहाँ पर आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे, जो कि त्रिवेणी संगम घाट या फिर किला के जस्ट बगल में ही बना हुआ है। मतलब आपको किले से लगभग 100 मीटर मंदिर तक चल के आना पड़ेगा। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा लगभग 20 फीट लंबी है और यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब लंका पर जीत हासिल करने के बाद हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उनको थकान महसूस होने लगी, जिस पर सीता माता के कहने पर वो संगम नदी के किनारे यहीं तट पर लेट गए। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाद में बड़े या फिर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि लगभग 600 से 700 वर्ष पुराना है। इसके बाद दोस्तों, आप आ सकते हैं श्री मनकामेश्वर मंदिर, जो कि महादेव जी को समर्पित है। इसके लिए आपको बड़े हनुमान जी मंदिर के जो तिराहा है वहाँ से ऑटो या फिर टमटम की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो कि आपको ब्रिज के पास मिंटू पार्क बना हुआ है वहाँ तक के 20 रुपये लेंगे और वहाँ पर आपको छोड़ देंगे। यही है दोस्तों प्रयागराज का नैनी ब्रिज, और इसे ही न्यू यमुना ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों आपको घूम के आना पड़ेगा। बीच में जो किला गेट वाला चौराहा है
उधर से वो लोग अंदर नहीं जाने देते। तो सामने ये ब्रिज दिख रहा है, नया वाला ब्रिज है ये। इसके जस्ट बगल में ही ऑटो टमटम आपको उतार देगा, वहाँ से आपको थोड़ा सा पैदल आना है। हो सकता है जब तक आप आएँ ये रोड भी चालू हो जाए, अभी ये बन रही है। यहाँ पर सामने ये गेट बना है, ऐसे ही गेट वो किला चौराहा वाला भी है, लेकिन वहाँ से अंदर नहीं जाने देते। अगर आपको ब्रिज के ऊपर जाना है तो यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, आप पैदल ऊपर जा सकते हैं नज़ारा वगैरह देखने के लिए। अभी जो मैंने आपको गेट दिखाया था वो वहाँ पर लगभग 200-250 मीटर आगे था, उससे आपको पैदल आगे चले जाना है। अगर आपने पर्सनल ऑटो या फिर टमटम वगैरह नहीं कर रखी या फिर कोई आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है। सामने आपको मनकामेश्वर महादेव मंदिर का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा और ये सामने मंदिर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो आ सकते हैं सरस्वती घाट पर, जो कि श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट बगल में ही है। मतलब मनकामेश्वर महादेव मंदिर से आपको मात्र 200 मीटर और अंदर की तरफ चलना है तो आपको ये घाट देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सुंदर ये घाट बना हुआ है। अगर आप शाम के टाइम यहाँ पर आते हैं तो लाइटनिंग वगैरह की वजह से आपको यहाँ पर और भी अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर बैठकर सामने ही आपको जो नया वाला ब्रिज है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा और कई और बोटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रहती हैं। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी यहाँ पर आ रहे हैं, मनकामेश्वर मंदिर या फिर इस घाट पर आ रहे हैं, तो इन दोनों जगहों के बाहर पार्किंग की व्यवस्था भी बनी हुई है, जहाँ पर आप अपनी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर पार्किंग में लगा सकते हैं। और उसके बाद चाहे तो आप मनकामेश्वर महादेव के दर्शन करिए या फिर सरस्वती घाट पर थोड़ी देर बैठिए। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो जा सकते हैं इस ब्रिज पर घूमने के लिए। मैंने रास्ता आपको बता दी थी कहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है। अगर मैं बात करूँ इस ब्रिज के डिटेल्स की, तो ये ब्रिज यमुना नदी पर बना हुआ एक नया आधुनिक केबल स्टाइल ब्रिज है, जहाँ से आपको पूरी यमुना नदी का एक पेनोरामिक व्यू देखने के लिए मिलता है। मतलब कि अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर चढ़ के आप चाहें तो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, आसपास की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो न्यू यमुना ब्रिज के दूसरी तरफ स्थित शिवालय पार्क भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको न्यू यमुना ब्रिज या फिर नैनी ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। आप चाहें तो पैदल ही इसको क्रॉस कर सकते हैं या फिर ऑटो टमटम की सहायता से डायरेक्ट शिवालय पार्क पहुंच सकते हैं। यह एक भारत के नक्शे के आकार का पार्क है जो कि अरेल घाट पर स्थित है। यहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए मिलेंगे और वो तो आपको यहाँ पर आने के बाद ही पता चलने वाला है कि ये पार्क कितना खूबसूरत बना हुआ है। अभी हाल ही में इस पार्क का उद्घाटन किया गया था, तो जिस समय मैं प्रयागराज घूमने के लिए आया था उस समय ये ओपन नहीं था, उस समय इसका निर्माण कार्य चल रहा था। इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में इस जगह को शामिल कर पाएँ। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो आ सकते हैं माँ ललिता देवी मंदिर, जहाँ पर सामने जो मुख्य मंदिर बना हुआ है उसके अंदर आपको ललिता माता के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। इसके बगल में श्री कृष्ण मंदिर है, सामने हनुमान मंदिर है और एक तरफ भोले बाबा का मंदिर है, जहाँ पर आपको इन सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। वैसे तो ये मंदिर मुख्य बाजार के अंदर स्थित है, लेकिन मंदिर के अंदर आने के बाद आपको काफ़ी शांति और शीतलता का अनुभव होने वाला है। बाहर काफ़ी प्रसाद और फूलों की दुकान है, जहाँ से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। मैंने दोस्तों जो जानकारी वीडियो में दी है या फिर आगे देने वाला हूँ, उसको आप चाहे तो हिंदी, इंग्लिश या फिर अपनी किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ भी सकते हैं, जिसके लिए आपको वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक कर देना है और क्रम से आपको पूरी प्लेसेस आप किस क्रम में इन सभी जगहों घूमेंगे, फेमस फूड आइटम की शॉप प्रयागराज की, और साथ में मैप्स और इनकी जगहों की लोकेशन वगैरह भी मिल जाएगी। और हाँ, सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, और भी जितनी जगहें मैं आगे ट्रैवल करने वाला हूँ, साथ में कुछ जगहों की ऑलरेडी मैंने लिस्ट वगैरह डाल दी है, तो आप चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो दोस्तों आ सकते हैं खुसरो बाग, जिसकी दूरी रेलवे स्टेशन से मात्र 300 मीटर के आसपास है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के सामने ही पड़ता है। वैसे अगर आप माँ ललिता मंदिर से यहाँ पर आ रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। रास्ते में आपको चौक बाज़ार देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर लोकनाथ द्वार के पास हरिराम एंड सन्स की शॉप है, जहाँ की आप समोसा या फिर कचौड़ी वगैरह ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी फेमस है। उसके सामने ही राजा राम लस्सी वाले के नाम से एक प्रसिद्ध दुकान है, जहाँ का मलाई मक्खन साथ में लस्सी काफ़ी प्रसिद्ध है। प्राइजेस वगैरह आपको सामने लिखकर आ रही है, जैसे कि और सभी की प्राइजेस वगैरह लिखकर आती है। तो अगर आप इस तरफ से गुजर रहे हैं तो आप चाहें तो इन दोनों दुकानों को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में। इस खुसरो बाग के अंदर 3 मकबरे बने हुए हैं, जिसमें जो मुख्य मकबरा है वो खुसरो का है, जो कि जहांगीर और शाह बेगम का बेटा था, जिसने अपने पिता जहांगीर की गद्दी हासिल करने के लिए विद्रोह किया। तो जहांगीर ने उसको परास्त करके शाहजहां की देखरेख में यहाँ पर बंदी बना दिया और बाद में खुसरो की यहीं पर मृत्यु हो गई, तो यहीं पर खुसरो का मकबरा बना दिया गया। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा मकबरा है वो शाह बेगम का है, जो कि खुसरो की माँ थी। साथ में यहाँ पर खुसरो की बहन निसार बेगम का मकबरा भी बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो आ सकते हैं ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च, जिसे पत्थर गिरजा या फिर पत्थरों की चर्च के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी घूमने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जो सिविल लाइन बस स्टैंड है उसी के पास ये चर्च बना हुआ है, साथ ही साथ इसके पास में ही जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है वो भी बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क,
और इसे ही कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्क दोस्तों इतना बड़ा है कि इस पार्क में एंट्री करने के लिए लगभग 6 गेट बने हुए हैं, लेकिन अभी के समय में सिर्फ गेट नंबर 1 ही चालू है, क्योंकि यहीं से आपको टिकट मिलेगा। यानी कि पार्क में एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस मात्र 5 रुपये है। इस गार्डन के अंदर ही दोस्तों इलाहाबाद म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल और चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्टैचू भी बना हुआ है। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ पर स्मारक भी है, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी जब उनकी जंग चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उनकी बंदूक में एक ही गोली बची हुई थी, तो उन्होंने ये सोचा कि इसके बाद वो अंग्रेज़ उनको पकड़ लेंगे, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली ताकि अंग्रेज़ उनको पकड़ ना पाएँ। और वो बंदूक आज भी यहाँ के संग्रहालय में रखी हुई है। इसके लिए आप जब इस संग्रहालय में अंदर जाएंगे, बाकी सब चार्जेस आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पर आज़ाद गैलरी एक है। वैसे तो यहाँ पर कई सारी गैलरियाँ हैं, लेकिन आज़ाद गैलरी के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी की वो बंदूक आज भी रखी हुई है। और इसी इलाहाबाद म्यूजियम की दूसरी गैलरीज में आपको भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ी हुई दुर्लभ मूर्तियाँ, पेंटिंग्स और कलाकृतियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपको पुराने समय की चीज़ों का देखने का शौक़ है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप समय से यहाँ पर पहुँच जाएं। और हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल महारानी विक्टोरिया के सम्मान में निर्मित एक बेहतरीन वास्तुकला का उदाहरण पेश करता है। बच्चों के लिए यहाँ पर प्लेइंग एरिया वगैरह भी बना हुआ है, आप चाहें तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और शानदार गार्डन यहाँ पर बना हुआ है। और इस गार्डन में शाम को लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, तो आप चाहें तो उसको देखने के लिए शाम के समय यहाँ पर आ सकते हैं। इतना घूमने के बाद मुझे पता है दोस्तों आपको भूख लगने लगेगी, तो आप चाहें तो आ सकते हैं प्रयागराज की फेमस दुकान नाथुराम मूलचंद एंड सन्स पर, जहाँ की सब्जी कचौड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है। टाइमिंग साथ में चार्जेस वगैरह आपको सामने नजर आ ही रहे हैं। फिर यहीं से मार्केट वगैरह घूमते हुए आप आ सकते हैं पंडित जी की चाट वाली शॉप पर, जहाँ पर आपको कई प्रकार की चाट खाने के लिए मिलेगी। और यहाँ की भीड़ देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग ही जाएगा कि भैया यहाँ की चाट कितनी टेस्टी बनती होगी। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो आ सकते हैं आनंद भवन म्यूजियम, और इसे ही स्वराज भवन म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2 म्यूजियम है, एक उस तरफ है, उसका एंट्री चार्जेस वगैरह सब फ्री है, मतलब उसको आप फ्री में घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये इसमें 2 तरह के चार्जेस हैं। अगर आप सिर्फ नीचे का टिकट लेते हैं तो 30 रुपये में आप नीचे की चीज़ें विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाले पोर्शन की चीज़ें घूमनी है तो उसके लिए 70 रुपये का टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो टोटल कुल मिला के 100 रुपये का आपका टिकट होता है। और इसके बगल में यहाँ पर बना हुआ है प्लेनेटोरियम, जिसका 70 रुपये चार्ज अलग से है। अगर आप इसे घूमना चाहते हैं तो आप इसके लिए आगे टिकट काउंटर बना हुआ है, वहाँ से टिकट ले सकते हैं। आनंद भवन नेहरू परिवार का पैतृक घर है, जिसे अब एक संग्रहालय बना दिया गया है, जहाँ पर आपको स्वतंत्रता संग्राम और नेहरू परिवार की निजी वस्तुएं देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं श्री भारद्वाज मुनि आश्रम, जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। एक मंदिर, ये एक मंदिर इसके पीछे बना हुआ है, एक मंदिर बगल में बना हुआ है। पीछे वाले मंदिर के नीचे गुफा भी है, तो आप चाहें तो उसको भी घूम सकते हैं। यह वही स्थान है दोस्तों जहाँ पर भगवान श्री राम महर्षि भारद्वाज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। आश्रम के परिसर में ही यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, जहाँ पर आपको भोले बाबा की शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और इस आश्रम के बगल में ही भारद्वाज पार्क भी बना हुआ है, जहाँ पर आपको पार्क के बाहर ही बड़ी सी महर्षि भारद्वाज जी की प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। और अंदर से भी पार्क काफी खूबसूरत बना हुआ है, तो आप चाहें तो इस पार्क में घूम सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो आ सकते हैं श्री नागवासवी जी का मंदिर, जो कि गंगा तट पर स्थित है। साथ ही साथ नावों के राजा भगवान वासुकी जी को ये मंदिर समर्पित किया गया है। इसके बगल में यहाँ पर भीष्म पितामह जी का मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर आपको लेटे हुए बड़े से भीष्म पितामह जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। यह मंदिर गंगा तट के किनारे स्थित है, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत घाट बना हुआ है। तो शाम के समय अगर आप यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सा समय यहाँ पर बैठकर बिता सकते हैं। इसके बाद आप यहीं से बाजार के रास्ते से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्राचीन श्री बेणी माधव मंदिर तक आ सकते हैं, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन पंच माधव मंदिरों में से एक है। और इसके सामने एक भोले बाबा का मंदिर भी बना हुआ है, तो आप वहाँ पर भी भोले बाबा की शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं श्री आलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर, जिसका प्रवेश द्वार आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ आते आते मुझे लगभग 5:30 बज गए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक ही दिन में मैंने पूरा प्रयागराज कवर किया है। तो ये आखिरी स्थान है, इसके बाद सीधा हमको जाना है गंगा आरती लेने के लिए। यह मंदिर दोस्तों माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पर एक पालकी की पूजा होती है, या फिर आप इसे झूला भी कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक झूले की पूजा की जाती है। इसके बाद दोस्तों आप वापस आ जाएंगे संगम घाट पर, जहाँ पर सुबह के समय हमने स्नान किया था। और इस घाट पर जैसे मैंने आपको बताया था कई सारे घाट बने हुए हैं, तो इसमें आपको आ जाना है राम घाट पर। वैसे तो अगर आप ऑटो या फिर टमटम या फिर किसी दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम रहे हैं पूरा प्रयागराज, तो वो आपको राम घाट पर ही डायरेक्ट उतारेगा। अगर आपने उसको बता दिया होगा कि भैया हमें गंगा आरती देखने के लिए जाना है, तो राम घाट पे गंगा आरती होती है।
शाम को 6 बजे, जिसका टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है सर्दियों और गर्मियों के अकॉर्डिंग। तो कोशिश आपको ये करनी है कि इस आरती में आप एक बार जरूर शामिल हों। इसके बाद गंगा घाट के ठीक सामने ही दोस्तों आपको आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर नजर आएगा, जो कि बाहर से बेहद खूबसूरत बना हुआ है और शाम के समय तो इसकी खूबसूरती का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो गंगा आरती को अटेंड करने के बाद दोस्तों आप इस मंदिर में जरूर जाइएगा। और हाँ, यह मंदिर दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य जी को समर्पित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रयागराज में एक दिन का स्टे कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप चाहें तो यहाँ का खूबसूरत जैन मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप चाहें तो निषाद राज पार्क भी जा सकते हैं, जो कि श्री बेगपुर धाम में स्थित है, जिसकी डिस्टेंस प्रयागराज जंक्शन से या फिर प्रयागराज शहर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। यहीं पर दोस्तों श्री राम भगवान और श्री निषाद राज जी की लगभग 51 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान का नाम श्रृंगी ऋषि के नाम पर पड़ा है। ऐसा कहा जाता है जब श्री राम लक्ष्मण सीता माता वनवास के लिए जा रहे थे तो यहीं पर उन्होंने रात्रि में विश्राम किया था। वो स्थान यहाँ पर राम चौरा के नाम से जाना जाता है। और हाँ, इसी स्थान पर श्री राम जी ने अपने बाल सखा और निषाद राज के साथ मिलकर गंगा नदी को पार किया था और वनवास पर गए थे। प्रयागराज के इतने सारे स्थान घूमने के बाद हो सकता है कई सारे ऐसे स्थान भी हों जो कि फेमस हो, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं घुमा पाया या फिर मैं खुद नहीं घूम पाया। तो आप अगर यहाँ के आसपास के हैं या फिर आपको उनकी जानकारी है तो आप चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपनी ट्रिप प्लान करूँ तो उनको भी अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लूँ। अब आखिरी में बात कर लेते हैं प्रयागराज घूमने के बेस्ट टाइम और बजट की। तो दोस्तों आप वैसे तो चाहे कभी भी प्रयागराज घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों के समय आते हैं यहाँ पर तो पसीने और गर्मी की वजह से आपकी हालत ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करिएगा आप अक्टूबर से मार्च के बीच में आएँ। हो सकता है थोड़ा सा कोहरा ज़्यादा रहे किसी समय पर, लेकिन गर्मी से तो बेहतर ही है। और अगर मैं बजट की बात करूँ तो दोस्तों जैसे कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था तो लगभग मेरा खर्चा पूरा प्रयागराज घूमने का, स्नान करने का, ऑटो टमटम वगैरह का और खाने पीने का मिलाकर लगभग 600 से 700 रुपये पड़ा, जिसमें मैंने कहीं भी स्टे नहीं किया था। तो अगर आप स्टे भी करते हैं तो ये खर्चा थोड़ा सा और बढ़ सकता है, लगभग 1000-1200 रुपये मान के चलिए। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों ट्रैवल आइटनरी और टूरिस्ट गाइड पूरे प्रयागराज और पूरे इलाहाबाद की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ में नीचे भी लिख कर आ रही है, जहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी पोस्ट डाल देता हूँ मैं इस समय कहाँ पर घूमने जा रहा हूँ या फिर मैं नेक्स्ट कौन सी जगह कवर करने जाने वाला हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे ब्लॉगिंग चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे नज़र आ रही है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर मैं अपने डेली ब्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, किस तरीके से मैं अपने बैग्स वगैरह पैक करता हूँ, कैसे घूमने जाता हूँ और मतलब कैसे पूरी प्लानिंग करता हूँ, साथ में मेरा पूरा दिन कैसे निकलता है। तो अपना प्यार दीजिए और मुझे वहाँ पर भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन वगैरह चल रहा हो इस जगह से रिलेटेड या फिर किसी दूसरी जगह से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले हफ्ते दूसरी जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।